Hello students, welcome back. Now we will study chapter first, crop production and management. क्लास 8th का आज हम चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट रख रखाव। ठीक है, फसल का उत्पादन और रख रखाव। तो पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, soil, plow, etc. in the field. ये तो पहेली और बूझो अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर जाते हैं गांव में। और डियर अंकल इज ए फार्मर, उनके अंकल जो हैं वो एक किसान है। ठीक है, तो खेत में एक दिन क्या देखते हैं, वो बहुत सारे टूल्स देखते हैं, जैसे खुरपी है, सीकल है, सोवल, प्लो, है ना। खुरपी आपने देखा होगा, और सीकल का मतलब दराती होता है, शोवल फावला, और प्लो हल। ठीक है, तो ये इनका क्या काम है ना। I want to know where and how we use these tools. ठीक है, इन टूल्स का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है, तो इसके विषय में यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो you have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो आप सब मतलब जानते हैं कि सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, और प्लांट्स जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो अपना भोजन अपने आप तैयार करते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? क्या आप जानते हैं, बता सकते हैं कि जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रकार तैयार करते हैं? तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उसमें ह्यूमन को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो वो अपना भोजन अपने आप तैयार नहीं कर सकते हैं। तो सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, है ना। तो you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretions. ठीक है, तो जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि हमको भोजन की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? एनर्जी के लिए। ठीक है, और जिसका यूटिलाइज जो है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। किसके लिए होता है? बॉडी फंक्शंस के लिए, है ना। जो बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं उनके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, डाइजेशन आप जानते हैं पाचन है, रेस्पिरेशन श्वसन है, और एक्सक्रीशन उत्सर्जन। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना भोजन प्लांट से या एनिमल से या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? तो हम ये भी जानना चाहेंगे, जब सबको भोजन की आवश्यकता है तो इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में अनाज का उत्पादन कैसे होता है ना, कैसे प्रोवाइड कराया जाता है? तो फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल in order to provide food for a large population. Regular production, proper management and distribution is necessary. ठीक है, जो भोजन प्रोवाइड कराया जाता है तो इसके लिए
इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रेगुलर प्रोडक्शन, इसका नियमित उत्पादन हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, इसका जो मैनेजमेंट है, रख रखाव है, वो ठीक प्रकार से हो, और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो आवश्यक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर की जो किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके विषय में जान लेते हैं कि टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. ठीक है, तो 10,000 बिफोर क्राइसिस पीपल वर नोमेडिक, मतलब नोमेडिक का मतलब होता है घुमत्तु, मतलब एक प्रकार से जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। तो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे फूड की और अपने आवास की तलाश में। तो दे एट रॉ फ्रूट्स, वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने भोजन के लिए एनिमल्स का शिकार करना शुरू किया। लेटर, बाद में, दे कुड कल्टीवेट एंड लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops, thus was born agriculture। ठीक है, तो क्या हुआ, बाद में उन्होंने जमीन को जोतना शुरू किया, और जैसे धान है, राइस चावल, वीट और दूसरे प्रकार के और जो फसलें हैं, उनको उगाना शुरू किया। इस प्रकार से कृषि का जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। ठीक है, जब एक ही प्रकार के पौधे, है ना, एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसको हम फसल बोलते हैं, क्रॉप। जैसे क्रॉप कौन कौन से हो सकते हैं, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जब एक खेत में बहुत सारे व्हीट के प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो इस प्रकार से हम इसको कहेंगे द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। ठीक है, कि ये क्रॉप जो है व्हीट की क्रॉप है। ठीक है, तो you already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। ये फसल जो हैं डिफरेंट प्रकार की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे क्रियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो these can be classified on the basis of the season in which they grow। ठीक है, इन फसलों को जो है वर्गीकृत किया गया है, किसके आधार पर, मौसम के आधार पर। ठीक है, जिसमें वो अच्छी प्रकार से फसल उगाई जा सकती है, तो उसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वारी फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर। जैसे हम जानते हैं कि इंडिया बहुत विशाल देश है, और यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं, कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती है। तो अकॉर्डिंगली देयर इज रिच variety of crops grown in different parts of our country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फसल हैं, इनको मेनली टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स में इसको जो है डिवाइड किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 है खरीफ क्रॉप्स और दूसरी है रबी क्रॉप्स। सीजन के आधार पर, जैसे
द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन in India is generally from June to September. Paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are खरीफ crops। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फसल वर्षा ऋतु में मतलब रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और भारत में जो रेनी सीजन है वो जून से सितंबर तक माना जाता है। और इसमें जो है पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन आदि खरीफ क्रॉप्स जो है उगाए जाते हैं। दूसरा आता है रबी क्रॉप्स। तो द रबी क्रॉप्स इन द विंटर सीजन, ठीक है, जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और इसको हमारे यहाँ अक्टूबर से मार्च तक माना गया है। ठीक है, तो जो फसल अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं इस प्रकार की फसल को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हम देखें तो व्हीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ठीक है, तो बिसाइड्स दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, जो पल्सेस हैं या वेजिटेबल्स हैं ये समर सीजन में भी बहुत सारे स्थानों पर उगाई जाती हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसल हैं फसल उत्पादन के लिए किस प्रकार से हम जो है फसल उगाते हैं उनके क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चरण हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले ये है वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता है पेडी क्रॉप को। पेडी मैंने धान, धान की फसल को जो शीत ऋतु होती है उसमें क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो क्यों नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। क्योंकि जो पेडी मतलब धान है, धान को बहुत अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पेडी क्रॉप को केवल रेनी सीजन में ही उगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो चरण है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन का मतलब है जमीन की तैयारी। ठीक है, दूसरा बीज को बोना, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद या जो उर्वरक है उनका जो है खेत में मिलाना, डालना, इरिगेशन मतलब सिंचाई, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब जो खरपतवार है उससे सुरक्षा करना, हार्वेस्टिंग का मतलब कटाई, और स्टोरेज का मतलब उसको भंडारण करना। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि जब हम कोई फसल उगाते हैं तो सबसे पहले हमें जो सॉइल है उसको तैयार करना होता है, जमीन को तैयार करना होता है। ठीक है, जैसे द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इसमें क्या होता है, जो सॉइल होती है उसको पलटा जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है वो जमीन हमारी लूज हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है जब जमीन लूज हो जाती है, मिट्टी लूज हो जाती है, तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो आसानी से मिट्टी में अंदर तक जाती हैं। ठीक है, द लूज सॉइल allows the roots to breathe easily even when they do sorry when they go deep into the soil। ठीक है, तो जब जमीन लूज हो जाती है तो उससे क्या होता है, उसकी जो रूट्स हैं वो आसानी से मिट्टी के अंदर जाती हैं, जहां पर वो आसानी से श्वास ले सकते हैं, श्वसन क्रिया कर सकती हैं। तो व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल,
वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। अब जब जो मिट्टी लूज हो जाती है तो वो रूट्स को किस प्रकार से ब्रेथ करने के लिए, श्वास लेने के लिए सहायक होती है। तो द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो जमीन लूज हो जाती है तो उसमें अर्थवॉर्म्स और जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे केचुआ है और छोटे छोटे जो कीट हैं, तो ये किसान के मित्र माने जाते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, ये भी क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, मुलायम करते हैं। एंड एड ह्यूमस टू इट, और इसमें ह्यूमस जो एक प्रकार का जो है बहुत जमीन के लिए आवश्यक तत्व होता है, ह्यूमस, ठीक है, तो वो तैयार उसमें जो ऐड हो जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, लेकिन ये मिट्टी को जो टर्न किया जाता है या लूजन किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या हो सकता है। तो जैसे हम जानते हैं कि you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. ठीक है, तो जैसे हम पहली क्लासेस में सीख चुके हैं कि जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ जीवित ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीव। अ, तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मृत प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं तो वो डिकम्पोज किए जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। जो जमीन के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं, और वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। और उससे क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो द्वारा से क्या मिट्टी में मिल जाते हैं। तो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स के द्वारा से एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक, तो सिंस only a few centimeters of the top layer of soil supports plants growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top of the top, so that plants can use these nutrients। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है ये कुछ ही सेंटीमीटर तक प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करती है। ठीक है, तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, जो जमीन को टर्न किया जाता है मतलब नीचे से ऊपर पलटा जाता है और उसको लूज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो टॉप पर आ जाती है, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और इसको जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं उनको प्लांट्स आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए जो है जमीन का नीचे से ऊपर पलटना, उसको मुलायम करना, वो क्रॉप उगाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, जो जमीन को हम टर्न कर रहे हैं मतलब पलट रहे हैं नीचे से ऊपर और लूज कर रहे हैं तो उसको हम टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। तो दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लो। इसको जो है एक हल के द्वारा किया जाता है। हल, हल जानते होंगे आप सब। तो प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होते हैं वो लकड़ी से या लोहे से बनाए जाते हैं। तो इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई
इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। यदि मिट्टी सूखी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको जोतने से भी पहले उसमें पानी को छोड़ा जाता है। ठीक है, तो प्लूड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो जुती हुई जमीन होती है उसमें कभी कभी क्या होते हैं, बड़े बड़े डेले होते हैं मिट्टी के, जिनको हम क्रम्स बोलते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। और इन क्रम्स को जो है तोड़ना आवश्यक होता है। तो लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। ठीक है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को इस प्रकार से जो डेले होते हैं उसको तोड़ना और उसके द्वारा लेवल करना उसका, तो इससे क्या होता है, बीज को बोने में और उसके इरिगेशन में, मतलब सिंचाई में सुविधा मिलती है। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। ठीक है, इस जिसके द्वारा जो सॉइल को लेवल किया जाता है, प्लेन किया जाता है, तो उसको हम लेवलर कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जोतने से पहले खेत को उसमें फर्टिलाइजर्स को, मतलब खाद को मिला दिया जाता है। तो दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज moistened बिफोर सोइंग। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीज बोने से पहले मिट्टी को नम किया जाता है। जब वो ज़्यादा सूखी होती है जमीन, तो पहले उसको नम कर लिया जाता है इरिगेशन के द्वारा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है इसके लिए, जब हम जमीन जोतेंगे तो कई सारी चीज़ें, जैसे अभी बोला हमने जो प्लोज होते हैं, तो प्लोज इस काम में यूज होते हैं। और प्लोज भी कई तरह के हैं। आज तो मॉडर्न टाइम है, तो इसमें कई प्रकार के, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं, प्लो के विषय में पढ़ेंगे। तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द weeds and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. ठीक है, तो प्राचीन समय में जमीन को जोतने के लिए क्या होता था, फर्टिलाइजर्स को मिलाने के लिए, या उसमें जो वीड्स होती हैं, वीड्स मैंने खरपतवार, उसको निकालने के लिए क्रॉप से किसका यूज किया जाता था, प्लोज का। और दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन। ये जो है लकड़ी का या लोहे का बना होता था, और इसको जो है बैलों का जोड़ा या दूसरे एनिमल्स जैसे हॉर्सेस या कैमल्स के द्वारा भी खींचा जाता था। तो इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. On one pair of bulls and a man can easily prepare the plow. ठीक है, तो अब हम, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, दो प्रकार के इसमें यहाँ पर ये दिखाए गए हैं आपके, ये प्लो। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये प्लो शेयर कहलाता है। और ये जो यहाँ पर ये पार्ट है, ये वुडन शाफ्ट है। ठीक है, प्लो शाफ्ट ये लकड़ी की बनी होती है, कभी कभी ये लोहे की भी बनी होती है। और इसका जो ये पार्ट है, ये ऊपर का ये वुड का होता है, और ये नीचे इतना जो पार्ट है ये आयरन का बना होता है। ठीक है, और इसको बीम बोलते हैं, जिसको जुआ बोलते हैं हम साधारण भाषा में, जुआ, जो बैलों के कंधों पर रहता है। इस प्रकार से इसको खींचा जाता है।
दूसरा है एक हो, ये भी एक प्रकार का हल है। तो इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। इसका जो यूज है हो का, वो खरपतवार को निकालने के लिए खेत से, फसल में से उसका यूज किया जाता है। इसमें भी इसी प्रकार से ये अधिकतर आयरन का बना होता है पूरा। तो ये पार्ट है जैसे बेंट प्लेट होती है आयरन की, ठीक है। ये मिट्टी को क्या करती है, नीचे से खोद करके ऊपर पलट देती है। तो इससे वीड जो है वो, जो खरपतवार है, खरपतवार का मतलब क्या होता है, जो फसल में अनावश्यक पौधे उग आते हैं उसको खरपतवार बोलते हैं या वीड्स कहते हैं। तो वीड्स ऊपर होते हैं, और वीड्स को जब नीचे से इस प्रकार से जड़ सहित ये उखाड़ता है और इसको फिर ये मिट्टी को पलट देता है, तो वीड्स नीचे पहुंच जाती है, मतलब वो फिर सूख जाती हैं, ठीक है। और ये रॉड होती है जिसको पहले उसमें प्लो में शाफ्ट बोलते थे, तो इसमें ये रॉड कहा गया है इसको। बीम, बीम का मतलब है जुआ, जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है। ये हैंडल है और ये ग्रिप है। यहाँ से इसको पकड़ पकड़ते हैं और पकड़ करके इसको जो सहारा देते हैं, जहां भी हमें चलाना होता है हल को चलाते हैं, ठीक है। तो कल्टीवेटर, अब ये तो प्राचीन समय की चीजें हैं, इनका यूज अब बहुत कम हो चुका है। अब आज के दिनों में हम कल्टीवेटर का यूज कर रहे हैं, जो इस प्रकार से एक ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है सोइंग। सोइंग के लिए जब हमारी जमीन तैयार हो जाती है, तो ये जो बीज का बोना है, सोइंग का मतलब बीज का बोना, बुआई। तो जमीन को तैयार करने के बाद हम बीज को बोते हैं। और बीज बोने के भी पहले हमें क्या करना होता है, बीज बोने से पहले हमें बीज की क्वालिटी को देखना होता है कि बीज हमारे हेल्दी हैं और इसकी वैरायटी सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें बीज का सिलेक्शन करना होता है। फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, जिससे जो है अधिक उत्पादन हो, ऐसी बीज का जो है किसान क्या करते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं। बीज अच्छा होना चाहिए और जिसकी उपज अधिक अधिक हो। एक्टिविटी 1.1 में ये दिखाया गया है, टेक ए ब्रेक बीकर एंड टिल, ये फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल, वेट फॉर सम टाइम। मतलब हम अच्छे बीज की पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए बतलाया है। एक बीकर लें, बीकर में पानी भर लें और उसमें हम बीज को डाल दें, ठीक है। अगर हमने वीट के, मान लिया वीट के सीड उसमें डाल दिए, तो क्या होगा, और उस बीकर में बीज को डालने के बाद उसको घुमा दें किसी स्टिक से, ठीक है, अच्छी तरह से। तो क्या होता है, जो बेकार वाले सीड होते हैं, जो अनहेल्दी सीड होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं तैर करके, ठीक है। और जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अच्छे और खराब बीजों की पहचान कर लेते हैं। तो डैमेज सीड्स बिकम हलो, मतलब जो बेकार सीड होते हैं, डैमेज सीड होते हैं, वो खोखले होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण से वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। और इस प्रकार से हम अच्छे बीजों का सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, ठीक है। बीज को बोने के लिए भी आजकल जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, वो ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो पहले से चले आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, ये प्लो है, और ये यहाँ पर ये कीप है, कीप में से ये पाइप है, और हम यहाँ पर सीड रखते हैं, इसमें सीड भरते रहते हैं। और जो ये हल चल रहा है, तो हल के पीछे जो जगह खाली होती है उसमें ये सीड गिरता रहता है। तो इस प्रकार से हम बीज की बुआई कर लेते थे, है ना। ट्रेडिशनल टूल्स हैं ये, पारंपरिक। दूसरा ये सीड ड्रिल है। तो सीड ड्रिल में क्या होता है, नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर्स, ठीक है। ये ट्रैक्टर्स के द्वारा आजकल इसका यूज किया जाता है, क्योंकि आजकल जो है जमीन के साथ साथ जो है
जो उत्पादन है वो अधिक करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक बढ़ गई है और उसके लिए उत्पादन करना आवश्यक है। तो अधिक उत्पादन के लिए आज जो नए नए टूल्स हैं उनका यूज किया जा रहा है। तो सोइंग के लिए अब ये सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली द इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इसके द्वारा क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो बराबर डिस्टेंस पर पड़ते हैं और जो है अच्छी प्रकार से वो जो उसकी डिस्टेंस है वो 20 से 20 की और उसकी जो डेप्थ है मतलब गहराई वो इक्वल रहती है। ठीक है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और इससे क्या होता है, जो बीज होते हैं बोने के बाद वो मिट्टी से ढक जाते हैं। तो दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स। अगर मिट्टी से बाद में ये बीज अगर नहीं ढके जाते हैं तो क्या होता है, बर्ड्स उनको चुग लेती हैं, खा लेती हैं। तो सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। इससे क्या होता है, जो सीड ड्रिल के द्वारा हम बुआई करते हैं इससे समय की बचत होती है और परिश्रम की भी बचत होती है। ठीक है। तो देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? मतलब ये बूझो जो है इसके दिमाग में आता है कि देयर इज नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है और मैंने ये देखा है कि जो छोटे पौधे होते हैं मतलब प्लांट्स होते हैं उनको बैग में रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, तो उसके विषय में इसके माइंड में ये बात आती है। ठीक है। So seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. ठीक है। जो पेडी होती है मतलब धान की फसल होती है उसके लिए इस प्रकार की जो है नर्सरी तैयार की जाती है ना। नर्सरी में ऐसे प्लांट्स को तैयार किया जाता है। और दूसरे जैसे फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं तो उनको भी नर्सरी में तैयार किया जाता है। तो अप्रोप्राइट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है। उनको जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में उचित दूरी रहे, प्लांट्स एक दूसरे के अधिक पास ना हो, भीड़ ना हो। तो इसके कारण से दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट, ये इससे क्या होता है, जब प्लांट्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनको उचित मात्रा में लाइट मिलती है और पोषक तत्व मिलते हैं, पानी मिलता है, मिट्टी मिलती है। एट टाइम्स ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि जब प्लांट्स पास पास हो जाते हैं तो उनको उठा करके दूसरी जगह रखा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये इस वीडियो में टू प्रैक्टिस का यूज किया, टू स्टेप्स का। एक तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा सोइंग। ठीक है। तो इस चैप्टर की हम जो अगले स्टेप्स हैं नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।